तो 2 कली आप ले सकते हैं। लहसुन में टीबी के कीटाणुओं को मारने की भी शक्ति है। टीबी का अगर कोई कीटाणु है तो उनमें सिर्फ आप ये लहसुन दीजिए 2 टाइम सुबह शाम, और थोड़ा धूप सेवन लंग्स पे करवाइए, देखो कितना आनंद है। आप एक 2 महीने में टीबी चली जाती है। उसके बाद है अदरक। अदरक भी सेम जो लहसुन काम करती है वही काम करेगी। ठीक है, अब आप आ जाइए बाहरी उपचार। बाहरी उपचार में सबसे पहले है नेति क्रिया और गरारे। माना नेति क्रिया, गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं और लंग्स के जितने भी रोग हैं उनको अगर अपन को ठीक करना है तो नेति क्रिया से अपन कर सकते हैं। नेति क्रिया का एक पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट रहता है। ये नेति क्रिया का पार्ट रहता है। इसमें नमक मिले कुनकुना पानी डालना है। 1 गिलास पानी बना लीजिए कुनकुना, उसमें आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। बस इसको भर करके और एक नसिका से आप डालिए तो ये दूसरी नसिका से निकल जाएगा। फिर ये दूसरी नसिका से डालिए तो पहले नसिका से निकल जाएगा। इससे पहले अगर चाहें तो एक बूंद तेल की या कोकोनट ऑयल की डाल सकते हैं लुब्रिकेशन के लिए। और अगर ये आपके पास पार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में कोई भी कटोरा हो, कोई भी कटोरा हो, जैसे ये वाला है, इसमें आप पानी भर दीजिए, कुनकुना नमक डाल दीजिए और इसको पूरा फुल भर दीजिए और नसिकाओं पे दोनों नसियों ले जाओ। दोनों नसियां पानी में डूबी रहे तो धीरे से ऊपर श्वास की तरह खींचिए, तो जैसे ही अपन ऊपर लेंगे मुंह से पानी निकल जाएगा और कफ भी निकल जाएगा। तो जैसे ही यहां से पानी अंदर जाता है तो यहाँ नाक, गला और लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो लंग्स के ऊपर कफ जमा है वो निकल जाता है। और दूसरे गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, आंखों के रोग है, कानों के रोग है, गले के रोग है, जितने भी है, सिर का प्रॉब्लम है, वो सब इसी से क्लीन होता है। और तीसरा है गरारे। 1 गिलास में कुनकुना पानी लेकर के आप पी कर गरारे करिए तो आपका वोकल सिस्टम, थायराइड और गला साफ हो जाएगा। ये घर में इसलिए कर सकते हैं। तो गले से ऊपर के जितने भी आपको प्रॉब्लम है केवल नेति क्रिया और गरारों से आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा गरम पैर नहान। गरम पैर नहान कफ दोष की एकमात्र बहुत ही बढ़िया उपचार है, जल चिकित्सा का है। इसमें आप क्या करिए, एक कुर्सी पे बैठ जाइए या तखत पे बैठ जाइए और 1 बाल्टी में गर्म पानी आप रख लीजिए और दोनों पैर उसमें डुबा दीजिए पिंडलियों तक। पैर डालने से पहले 2 सावधानी, 1 गिलास पानी जरूर पीना है और दूसरी सावधानी सिर को ठंडे पानी से गीला करके और ठंडा गीला तौलिया रखना है। और पानी इतना गर्म हो जितना आप सहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि जला दे टांगों को। ये आपका जैसे आप गर्म पैर नहान लेंगे ये आपको तुरंत कफ दोष में जो है राहत देगा। पसीने के, स्किन के पोर्स खुल जाएंगे और पसीने के जरिए कफ आपका निकलता जाएगा। और दूसरा, सिर्फ ये कफ दोषों को ही ठीक नहीं करता है, कफ दोषों से जो सारी बीमारियां हैं वो तो ठीक होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, अस्थमा, टीबी, सब इसी से ठीक होता है। और दूसरा, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल करता है। माना पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक सारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कर देता है। दूसरा, जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, उनको राहत देता है। ओवरवेट कम करता है। जिनको नींद नहीं आती है, नींद में फायदा करता है। तो ये बहुत लाभदायक है, इसको आप ले सकते हैं। परंतु इसमें सावधानी है कि जिसको लो ब्लड प्रेशर है वो ना लें, या जब शरीर में गर्माहट ज्यादा हो, अल्सर हो या मेंसेस का पीरियड हो, मिर्गी हो, उसी टाइम ये नहीं लेना। बाकी कफ दोष के लिए बहुत रामबाण दवा है। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट छाती की लपेट। जो मैंने आपको छाती की लपेट बताई थी उससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, हार्ट मजबूत होता है, तो आप छाती की लपेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका प्राणायाम। कफ दोष और लंग्स को अच्छा मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, जैसा भी आपको प्राणायाम लगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल अनुलोम विलोम करिए
वो कैसे करते हैं, एक नासाग्र मुद्रा बना लीजिए, एक नासिका को बंद कर लीजिए, यहां से लेफ्ट से आप श्वास लीजिए, फिर लेफ्ट को बंद कर दीजिए, फिर धीरे धीरे राइट से निकालिए, फिर राइट से लीजिए और लेफ्ट से निकालिए, फिर लेफ्ट से लीजिए राइट को। ये आप ले सकते हैं, जब आपका अभ्यास हो जाए तो कुंभक भी कर सकते हैं। तो ये सरल है, इससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं और जो इसके अंदर कफ जमा रहता है वो आपका दूर हो जाता है। तो आप प्राणायाम करते हैं। और लास्ट में है एनीमा, जो मैंने आपको बताया। एनीमा हर प्रकार के रोगों को तुरंत 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 राहत देती है, 50% बीमारी का प्रेशर बन देता है। और अगर श्वास में तकलीफ हो रही है, श्वास का दौरा चल रहा है, जिसको अस्थमा रहते हैं, उस समय आप क्या कीजिए, गर्म पैर नहान लीजिए। ये तुरंत 10 मिनट के अंदर जो श्वास नली सिकुड़ गई वो खुल जाती है और आपका श्वास नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए लोग इनहेलर लेते हैं, इनहेलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो ये करिए जब भी श्वास की तुरंत तकलीफ हो जाए। दूसरा, कच्ची लोशन 2-3 कली और थोड़ी सी अदरक कूट करके पानी में गर्म करके आधा ग्लास पीजिए, आपकी श्वास नली खुल जाएगी, श्वास नॉर्मल हो जाएगी। और ये प्रत्येक करके देखिए, मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, आप स्वयं अनुभव करिए। जब तक आप अपने डॉक्टर नहीं बनेंगे, अनुभव से, किसी के कहने से नहीं, सच्चा अनुभव वही है जो स्वयं बीमारी को ठीक करके अनुभव करे, उसी को बोलते हैं सच्चा डॉक्टर। तो ये आप स्वयं कर लीजिए। ये कफ दोष अब आपका यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये एक बार संक्षेप में मैं रिपीट कर देता हूं। कफ दोष के लक्षण है बलगम, सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ। इनके जो कारण है 4, तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन, दूध व दूध से बनी वस्तुओं का अधिक सेवन, ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन, धुआं, धूल व कोल्ड वातावरण में अधिक समय रहना। उपचार, प्राकृतिक औषधियां, आंवला, लहसुन, अदरक। और बाहरी उपचार है नेति क्रिया, गरारे, गर्म पैर नहान और छाती की लपेट, प्राणायाम, एनिमा। और अगर सपोज आप गर्म पैर नहान नहीं ले सकते हैं तो इससे भी महान उपचार है, वो है धूप सेवन, सनबाथ। आप गर्मियों में 9 बजे से पहले लीजिए, सर्दियों में 12 बजे से पहले। ये आपके पूरे स्किन के पोर्स खोल करके हर प्रकार के रोगों को बाहर कर देता है, कचरा को पसीने के जरिए, और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, कमजोरी नहीं करता। जबकि अन्य पद्धति से आप कुछ भी लेते हैं तो उनसे कमजोरी भी आ सकती है, इससे नहीं आएगी। तो आप ये ले सकते हैं, कफ दोष के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब ये आपका कफ दोष पूरा हो गया और ये गैस वात दोष पूरा हो गया। ये दोनों भाई बहन है और किसकी संतान है? पित्त दोष की। असली में पित्त दोष ही सारे रोगों की जड़ है, सारे रोग इसी से होते हैं। तो इसका मैंने आपको लक्षण बताया। अब इसको अपन लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसके जो मैंने सिम्टम्स बताए, जलन, बॉडी में कहीं भी जलन है, मानव पित्त दोष बढ़ा है। खट्टी जकारें आ रही है, मानव पित्त दोष बढ़ा है। शरीर में भारीपन है, हल्कापन नहीं है, पित्त दोष बढ़ा है। ये इनके पहचानने के सिम्टम्स हैं। अब इनके कारण इसके बहुत महत्व के हैं, बहुत महत्व। कारण आपन ने समझ लिया ना और उनको सिर्फ कंट्रोल कर लिया, आपके रोग जाएंगे, जो भी रोग हो आपको, क्योंकि इसमें सारे रोग इसी पित्त दोष में आते हैं। कारण कौन से हैं? अच्छी तरह समझिए, केवल 7 कारण है। पहला कारण है गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक और शक्कर। ये चारों जो है एसिडिक आइटम हैं, माना अग्नि पैदा करने वाले, पित्त दोष बढ़ाने वाले, जलन बढ़ाने वाले, ब्लड को थिक करने वाले और ब्लड को इंप्योर करने वाले। आप खुद भी देखेंगे, लाल मिर्च अगर कोई दुकानदार बोरी छलता है तो कितना वहां से नाक से पानी आ जाता है। आप स्वयं घर में लाल मिर्च रखे, लेकर के थोड़ी यहां पर लगा कर मालिश करिए, कितना जलन होती है। और यही जब अंदर जाता है तो कितनी म्यूकस मेम्ब्रेन पतली रहती है, और कंटिन्यूशन लेने से एसिडिटी, जलन। उसके बाद अगर नहीं मानेंगे हम तो अल्सर, छाले कर देगा, पेट में, आंतों में, ड्यूडोरम में छाले कर देगा। तो इन चीजों को जो है अपन नहीं लें। दूसरा है नशेलदार वस्तुएं, चाय, कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल। चाय में टेनिन है, कॉफी में कैफीन है।
ये दोनों अंदर नुकसान और जलन 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 पैदा करने वाली है। क्षण थोड़ा यहां पर आपको एक्टिवनेस दिखाएगी, परंतु क्षण परंतु अंदर नुकसान करेगी, डाइजेशन पावर बिगाड़ेगी। उसके बाद तंबाकू है। तंबाकू का सेवन करने से एसिडिटी तो बढ़ती है, जलन तो बढ़ती है, छाले भी होते हैं, परंतु मुंह में इसका जो छाले और जो प्रभाव पड़ता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, ये कैंसर तक कर सकता है। उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल कितनी वो जो खतरनाक ये नशीलीदार वस्तु है, इनका अगर कंटिन्यू सेवन करते रहेंगे आपके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, लिवर तो डैमेज होता ही है, तो इनको आप मत कीजिए। तीसरा है मांस मछली अंडा। ये टोटल एसिडिक है और ये हमारा आहार है ही नहीं। हमारा जो आहार है वो फल फ्रूट सलाद है, जिसका एलिमेंट्री कैनाल केवल उसी को ही डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, पेट्रोल से चलने वाली कार की जो इंजन है वो सिर्फ पेट्रोल ही एक्सेप्ट करेगी, अगर उसमें डीजल या केरोसिन ऑयल डालेंगे तो कैसे चलेगी, खराब हो जाएगी। उसी तरह हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल भगवान ने बनाया है या जो इंजन बनाई है, उसके लिए उन्होंने पेट्रोल दिया है, ताजे फल ताजी कच्ची खानी है वे सब्जी। और अगर ये हम मांस मछली अंडा देंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होगी, इनडाइजेशन करेगी और तरह तरह के रोग पैदा करेगी। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप है, किसी दूसरे जीव की हत्या करके अपन स्वयं उसका स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो किसी भी तरीके से इनको नहीं लेना है। चौथा है जो हर व्यक्ति गलती करता है, मैं भी करता हूं, हम भी करते हैं, वो क्या है, पक्व आहार का अधिक सेवन, अपक्व आहार, फल सलाद का अभाव या कम। बस इससे से ही सारे रोगों की शुरुआत होती है और कोई कारण नहीं है। एज अगर आपकी 20, आजकल तो 15, 16, 17 सालों को भी ये एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, और केवल एसिडिटी पक्व आहार ही करता है, क्योंकि इसी में ही ये जो एसिडिक अग्नि है, गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक, मसाले, तेल वगैरह इसी में डलते हैं और अग्नि में तल भून के बहुत बढ़िया टेस्टी बनाते हैं और अंदर फिर पसते रहते। तो इसको जितना हो सके आप अल्कलाइन आहार लीजिए, एसिडिक आहार को कम। इसका मैंने डिटेल अभी आपको कफ दोष में अच्छी तरह समझा दिया है। ये आपको रोगों को बचा करेगा। उसके बाद है पांचवा है इसका कारण क्रोध व चिंताएं। एक सेकंड का क्रोध कर लीजिए, लाखों आपके रेड ब्लड सेल्स जल जाते हैं। और कंटिन्यूशन में क्रोधित करते रहेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, और नर्वस सिस्टम जब डैमेज होता है तो कपकपी भी आना शुरू हो जाती है। जब वो बात करेगा, किसी से बातचीत करेगा, कपता रहेगा। ये क्रोध है। क्रोध करिए, मना नहीं है, बच्चों को सुधारने के लिए, काम को सुधारने के लिए करना पड़ता है, परंतु ऐसा क्रोध नहीं, जी जला के क्रोध नहीं करना। अपने अंदर अग्नि जला करके, अपना नष्ट करके और दूसरों पे क्रोध करें। जब जिस पर आप क्रोध कर रहे हैं उसको वो क्रोध अग्नि कब पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, परंतु पहले तो स्वयं अंदर जला देगी। तो इसमें क्रोध नहीं, और क्रोध के बाद आता है चिंताएं। चिंताएं चिंताएं नहीं है, चित्ता है, वो जलाती रहती है और इतना सूक्ष्म तरीके से जलाती रहती है कि आप उसका वर्णन नहीं करते। जैसे आग पूरी बुझ जाती है ना, तो अंदर जो उसके लकड़ी के कोयले रहते हैं वो जलते ही रहते हैं, उसी तरह से हमें पूरे शरीर को जलाती रहती है। चिंता बिल्कुल मत करिए, जो कुछ हमारे मुकद्दर में है वो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। भले आप पुरुषार्थ कम भी करेंगे ना, परंतु मुकद्दर में जो आपको लिखा है वो भगवान आपको देगा। परंतु अगर आप खूब मेहनत करेंगे, भागा दौड़ी करेंगे, ब्रेन से ज्यादा वर्क करेंगे, तो भी जो मुकद्दर में होगा उतना ही मिलेगा। भले आप ज्यादा एक्सेस गलत तरीके से कमा के रख भी लें, वो रुकेगा नहीं, वो तो भगवान उसकी व्यवस्था करवा दे। इसलिए जितना कमाते हैं हो सके अपनी सक्षम के अनुसार कुछ न कुछ दूसरों को देते रहना चाहिए। जो भी हमारे सराउंडिंग में गरीब वगैरह हैं, हर टाइप की तो मदद करें।
मेन अपन को क्रोध और चिंता नहीं था। छठा है दवाइयों का अधिक सेवन। दवाइयां जितनी भी है केवल गरम 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 एसिडिक है, अंदर एसिडिटी बढ़ाती है, क्योंकि दवाइयां जितनी भी है वो अल्कोहल से बनती है। मैंने ये दवाइयां बनाई है कॉलेज में, और हर दवाई में हमें प्रोफेसर ने बताया था कि सबसे पहले जब उसका दवाई के ऊपर लेबल बनाओ तो उस पर ऊपर पहले लिखो पॉइजन। हर एक दवाई में लिखा है पॉइजन, माना जहर। और उसमें यह भी बताते थे कि इस रोग में ये क्षणिक लाभ करेगी तो ये नया रोग पैदा करेगी, इस रोग में थोड़ा क्षणिक लाभ करेगी, ये तीसरा रोग पैदा करेगी। तो कोई भी दवाई लेंगे उसका साइड इफेक्ट जरूर 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 है। जो मैंने पहले बताया था ना कि अंदर दवाई का क्या रोल है और डॉक्टर का क्या रोल है, तो डॉक्टर का रोल तो मैंने बता दिया था। अब आप समझिए दवाई का क्या रोल है। जो भी डॉक्टर दवाई लिख के देता है अपन लेते हैं, अंदर जहां तकलीफ है वो तकलीफ जो बॉडी में बता रही थी यहां पर, इसके द्वारा एक नर्व के द्वारा उस नर्व को सुन्न कर देती है और अपन को लगता है कि ठीक हो गए। नहीं, जब तक आपकी दवाई का असर है तब तक वो नर्व सुन रहेगी। जैसे दवाई का असर खत्म, फिर चालू, फिर दर्द शुरू, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हेवी डोज लिख के देता है, फिर हेवी डोज लिख के देता है, और लास्ट में हेवी डोज लिख ले बाद में क्या भाई कॉर्टिजोन की दवाई देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, दो कॉर्टिजोन के बाद फिर कहेगा भाई अब तो स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, और लास्ट में कहेगा अब क्या करें, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, अंग ही निकालना पड़ेगा। यह है दवाइयों का रोल। तो जितना हो सके दवाइयां ना लें तो अच्छा है। देखो एलोपैथी अच्छी है, हम उसकी बुराई और निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि वो दो कामों में अच्छी है। एक तो एक्सीडेंटल केस में, सर्जरी में, दूसरा इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए भाई, हमें सराउंड में कोई भी हेल्प नहीं है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप जा करके थोड़ी बहुत जो दवाई वगैरह डॉक्टर को दिखा के आ जाइए, फिर उससे टच मत रहिए। ठीक है, बस इतना आप समझिए दवाइयों के बारे में। आगे है सोच के वेग को रोकना। ये रोगों का मुख्य कारण है। जब भी हमें सोच का रोग होता है, माना ख्याल होता है कि टॉयलेट आ रहा है, मल आ रहा है, वे जाएं, परंतु हम उसको टालते हैं। क्यों? मजबूरी भी हो सकती है। कैसे? भाई सपोज हम क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर लेक्चर दे रही है और ख्याल हुआ हम उठ के नहीं जाएंगे, तो उसको दबाते रहेंगे, और आगे चल करके कंटिन्यूस अगर ये अभ्यास चलता है 2 4 5 6 महीने 1 साल तक, तो वहां की नर्वस सुन हो जाती है, बताती नहीं है कि आपका वहां पर मल तैयार है निकलने की। सोच का वेग खत्म हो जाता है। तो अपन को जब भी सोच हो, भले अपन मीटिंग में बैठे हैं, बस थोड़ा सा जो मेन हेड है उसको थोड़ा यूं करके चले जाइए, वो नहीं रोकेगा। क्योंकि नेचुरल काल को कभी भी अवॉइड नहीं करना, कोई सा भी हो। अगर आपको गहरी नींद आ रही है तो लेट जाइए, अगर बवासीर आ रही तो आने दीजिए, यूरिन का ख्याल है तो आने दीजिए। इन जो नेचुरल वेस्ट को है उनको मत रोकिए, मत रोकिए, आगे चल के बहुत परेशानी होती है। तो लोग बात कभी भूख को भी टालते रहते हैं, भूख लगी कड़क की, नहीं भाई हमें 12 1 बजे तक तो पानी भी नहीं पीना है, इतना भी कठोर नहीं बनना है। फिर वो सेंसेशन खत्म हो जाता है। जब प्यास लगे तो पानी पीजिए, भूख लगे तो भोजन खाइए, मना नहीं है, परंतु नेचुरल। इसके लिए मैं आपको 2 जो है मूल मंत्र बता देता हूं जीवन में हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, बीमार न पड़ने के लिए। एक मूल मंत्र तो यह है, अगर आपकी 20 साल से उम्र ज्यादा है तो 80% अल्कलाइन माना फल फ्रूट सलाद लीजिए, और 20% आप कच्चा पका हुआ भोजन लीजिए। दूसरा जो मूल मंत्र है वो बहुत ही इससे जो महत्व वाला है, वो कौन सा है? जब आपको पेट में भूख लगे तभी भूख लेना है, तभी आपको भोजन लेना है। ऐसा नहीं करना कि नाश्ते का टाइम हुआ है, भूख है नहीं, खाते रहना है। नहीं, अगर आपने नाश्ता किया और दोपहर में भूख नहीं लग रही है तो दोपहर का भोजन मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके सिस्टम सब अंदर बिगड़ गए हैं। अगर दोपहर को भोजन किया है, शाम को भूख नहीं है तो मत खाइए। आप ये मत सोचिए कि सुबह नाश्ते का टाइम हुआ तो नाश्ता लेना है, दोपहर हुआ तो दोपहर का भोजन लेना है, रात को नहीं। एक मन और एक टाइम आपको याद दिलाएगा, अरे भोजन का टाइम हुआ, कर लो।
करते वक्त इनसे पूछो। दूसरी बात मैं बताऊं, बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोजन की सलाह देते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए, बुराई नहीं है, क्योंकि वो जो भी देते हैं उसमें जितने जितने पोषक तत्व भरपूर रहते हैं जो बॉडी को चाहिए, उस हिसाब से वो चार्ट बना करके आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस तरीके से आप खाते रहिए, अच्छी बात है। परंतु कितना भी भोजन आपके सामने पड़ा हो, कितना भी पोषक तत्व वाला हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी कॉस्टली हो, अगर आपको भूख नहीं है तो नहीं लेना है। महत्व की बात यह है कि वो भोजन आप लेने तो लीजिए, परंतु आप डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हैं। मेन यहां बात आती है डाइजेशन की। जितना आपको डाइजेशन पावर है, जितनी आपकी पाचन शक्ति है, उतना लीजिए। बिना पाचन के, बिना भूख के अगर अमृत वाली चीज लेंगे, जहर का काम करेगी, रोग पैदा करेगी। और आज 99% लोग जो है केवल बिना भूख के और टाइम के खाते रहते हैं, और वो भी एसिडिक भोजन, क्योंकि एसिडिक भोजन मन का है, मन का भोजन है ये, पका हुआ भोजन चस्का देता है। और शरीर के स्वास्थ्य के भोजन है फल फ्रूट सलाद, जो आपका शरीर का स्वास्थ्य बनाता है। तो अपन को स्वाद पे थोड़ा संयम करना पड़ेगा, क्योंकि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का 36 का आंकड़ा है। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आर्टिफिशियल स्वाद को छोड़ना पड़ेगा, नेचुरल स्वाद लीजिए जो फल फ्रूट सलादों में है, वो आपको लाभ करेगा। ठीक है, अब ये आपके फिर से मैं रिपीट करता हूं, सातों जो है कारण। पहला है गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक व शक्कर। दूसरा है नशीलेदार वस्तुएं, चाय, कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल। तीसरा है मांस, मछली, अंडे। चौथा है केवल पक्व आहार का अधिक सेवन, अपक्वार फल सलाद का अभाव या कम। दूसरा, पांचवा है क्रोध व चिंताएं। छठा है दवाइयों का अधिक सेवन। सातवां है सोच के वेग को रोकना। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर दिया, भले आप कोई सा उपचार मत कीजिए, तो भी हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है ना, वो अपने आप ठीक करेगा। उसको सब मालूम है, एक्चुअली वास्तव में वो ही ठीक करता है। ये आप पक्का याद करके रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं अपन उपचार में। उपचार मैंने बताया था दो तरीके से, एक अंदर से औषधि के रूप में। तो ये पित्त दोष कम करने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए, जलन कम करने के लिए कौन सी ऐसी प्राकृतिक औषधियां हैं जो आपका पित्त दोष कम करेगी? सबसे पहला है गाय के फटे दूध का पानी। ये आपका एसिडिटी कम करेगा, जलन कम करेगा, डाइजेशन पावर इंप्रूव करेगा, हर प्रकार के बुखारों को दूर करेगा, और सबसे मेन लिवर को स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि लिवर ही एक ऐसी है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है जिससे जूसेस निकलते हैं। लिवर ही बहुत अंदर बड़ा कारखाना है जो आपके पाचन तंत्र का मुख्य कार्य करता है। और लिवर होता है जो गलत चीज खाने से डैमेज होता है, अप्राकृतिक खाने से डैमेज होता है। तो गाय के फटे दूध का पानी आप रोज नियमन से लीजिए, इजीली पचा सकते हैं। और ये इतना सुपाच्य है कि छोटे से छोटे बच्चा अगर 1 महीने का भी है, उसको अगर दूध नहीं पच रहा है, दूध सही नहीं मिल रहा है, अगर ये भी देंगे तो भी इसका डाइजेशन पावर बढ़ेगा। वृद्ध में वृद्ध अगर 90 साल का है, उसको भी दीजिए, वो भी आपका डाइजेस्ट कर देगा। तो फटे दूध का पानी गाय का मिले तो दी बेस्ट है, अगर नहीं मिले तो मजबूरी में भैंस का ले सकते हैं। बाकी पैकेट का या अन्य दूध कौन से होते हैं पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी औषधि है इनकी फलों व सब्जियों का रस, अनार का रस, नारियल का रस, बेल फल, पत्ता गोभी का रस। गर्मियों में बेल फल आता है जो 2 मुख्य काम करता है। एक तो किसी भी टाइप का कब्ज हो, पेचिस हो, म्यूकस हो, चिकनाई हो, आंग हो, बार बार मोशन आता है, क्लियर नहीं होता है, उसके लिए दी बेल फल बहुत बढ़िया है। ये अप्रैल से लेकर के आपका जुलाई तक आता है। इसका जूस आप रोज लीजिए। जैसे आज जूस लेंगे, दूसरे दिन सुबह 8 बजे से पहले ही बंधा हुआ मल केले की तरह बल क्वांटिटी में निकलता है। और दूसरा, अगर किसी को लूज मोशन है तो उसको बांधता है, बांध करके
और मल को बांध के निकालता है अच्छी तरह। और मेन है ठंडक पहुंचाना, बहुत बढ़िया ठंडक पहुंचाता है, एसिडिटी में बहुत लाभ पाता है। वो कौन सा है बेल फल? ये है बेल फल। बहुत सस्ता फ्रूट है। बनाना कैसा है, इसको तोड़ दीजिए, अंदर जो गूथा है उसको निकाल करके एक भगोन में पानी रख के मसल दीजिए और अंदर गुठलियां निकाल दीजिए, बाकी छान करके बड़ी स्टील की छानी में, और पपीता शेक मैंगो शेक टाइप हो जाएगा। आप सेवन कीजिए, आज सेवन किया, कल इसके रिजल्ट देखिए सुबह। और दूसरा, इसके जो छिलके के अंदर चिपका हुआ रहता है उसको चम्मच से उखाड़ करके और खाइए, पोषण और मीठा रहता है, बढ़िया। डायबिटीज वाले भी लोग ले सकते हैं। पेट अगर गर्मियों में साफ करना है तो बेल फल के अलावा और बढ़िया औषधि नहीं है, और एसिडिटी जलन को कम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नींबू पानी, एसिडिटी को कम करने के लिए नींबू पानी बहुत बढ़िया है। नींबू जबकि एसिडिक ग्रुप का फ्रूट है, परंतु जब वो अंदर जाता है तो वो अल्कलाइन मीडिया क्रिएट करता है और एसिडिटी को कम करता है, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो नींबू पानी इजी है, आप नॉर्मल वाटर लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़ करके लेते रहिए। दूसरा, एसिडिटी को तुरंत अगर राहत देनी है तो जो धागे वाली मिश्री आती है ना, वो थोड़ा चूसिए, तुरंत 2 मिनट में आपको राहत मिलेगी। केला है एंटासिड, आप वो केला लीजिए, एसिडिटी कम हो जाएगी। संतरे का रस लीजिए, एसिडिटी कम हो जाएगी। ककड़ी जो खीरा आता है वो लीजिए, एसिडिटी कम हो जाएगी। पेट पर ठंडे पानी की पट्टी रखिए 15-15 मिनट 2 टाइम, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये नेचुरल है। अब ये जो नेचुरल औषधियां आप लेंगे तो एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और जो बाहर से जो एलोपैथी की या अन्य पद्धतियों की जो अपन दवाइयां लेते हैं वो टेम्पररी रिलीफ तो देती है, मना नहीं है, परंतु वो भी गर्म रहती है, आखिर एसिडिटी करती है, और वो टेम्पररी है और पेशेंट बताते हैं। तो बेटर ये है कि नेचुरल जो है वो आप लीजिए, क्योंकि हमने एसिडिक भोजन बंद कर दिया, अब नेचुरल भोजन ले रहे हैं तो आपकी जड़ से एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं बाहर का उपचार। बाहर का उपचार बस मैं इस सारा निचोड़ आपके सामने रख देता हूं। केवल घर पर ही 10 उपाय फॉलो कीजिए, किसी भी टाइप का रोग है आप ठीक कर सकते हैं। बस वो 10 उपाय आप समझ लीजिए और वो ही मात्र अगर अपनाएंगे तो आप हर प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। 10 कौन से हैं? 10 में भी 4 ऐसे हैं केवल उनका फॉलोअप करने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जब उनमें हम लापरवाही करते हैं, जब उनका हम नेचुरल तरीके से नहीं लेते हैं तो रोग पैदा होते हैं। और इन चारों जो बीमार न पड़ने वाले हैं, इनमें भी पहला नंबर जो है, केवल पहले नंबर उपाय पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो अंदर रोग होगा ही नहीं। जब पहले वाले उपाय पे अपन असावधान रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, तब ये 4 नियम और उसके साथ जुड़ जाते हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। परंतु वो 4 नियम भी अगर फॉलोअप नहीं करेंगे तो फिर 6 नियम जो है वो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो इजीली आप फॉलो करिए तो आप रोग ठीक हो सकते हैं। टोटल ये मैं 10 नियम बताता हूं। 10 नियम को सिर्फ आपने याद कर लिया तो आप किसी भी टाइप का रोग हो घर में ठीक कर सकते हो। पहला नियम है 24 घंटे में केवल एक बार पक्व आहार लीजिए आप अपने मन की पसंद का। वो मानसिक भोजन है, मन का भोजन है, चस्के का भोजन है। बाकी 2 टाइम नेचुरल भोजन, शरीर के स्वास्थ्य का भोजन जो भगवान के द्वारा बना के दिया जाता है, फल, फ्रूट, सलाद, अंकुरित अन्न, ये आप लीजिए। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये प्रकृति गारंटी आपको देती है। भगवान आपको एश्योरेंस देता है। अगर किसी को भगवान को ठीक करना होता है ना, तो वो अपनी पद्धति से जुड़ा देता है और उसके मन में ऐसी प्रेरणा देता है कि केवल फल, फ्रूट, सलाद ही आपको हर प्रकार के रोगों को ठीक कर सकता है।
और जिनको भगवान को ठीक नहीं करना होता है ना, उसको भटकाता रहता है। तो बेटर ये है हम सत्वगुणी भोजन लें, भगवान का भोजन लें, जो हमें हर प्रकार के रोगों से लेंगे। रूटीन कैसा रहेगा वो समझ लीजिए, क्योंकि हमारे में कहा गया है शास्त्रों में, उपवास भी महत्वपूर्ण है, रसाहार भी महत्वपूर्ण है, और फलाहार भी महत्वपूर्ण है, और एक टाइम भोजन लेना ग्रहण करना ये भी महत्वपूर्ण है। सभी अलग है। तो अपन को रूटीन इस तरह से बनाते हैं, बीच का रास्ता, न ज्यादा तीखा न ज्यादा ठंडा, बीच का रास्ता अगर चलेंगे तो हमारी जीवन की जो डोर है, जो नाव है, अच्छी तरह चलती रहेगी। उसमें क्या है सब हमको बताते हैं। उपवास भी आ जाएगा, रस भी आ जाएगा, फल भी आ जाएगा, भोजन भी आएगा। रूटीन कैसे बनाएंगे? सुबह उठते ही प्रकृति हर ऋतु में पेट साफ करने की या शरीर शुद्धि करने की जूस देती है। तो ये जूस कब लेना है? आप जब उठते हैं, उठने के बाद जितने भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर उपवास पर रह सकते हैं, पानी भी नहीं पिए तो अच्छी बात है, नहीं तो औषधि आहार लीजिए, या बेलफल का रस, या आंवले का रस, या ग्रीन जूस, या करेले का रस, या जो औषधि है वो आप लीजिए। उसके बाद अगर जिसको चाय की आदत है, दूध की आदत है, वो न लेकर के अदरक नींबू शहद ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। और अगर लेना चाहें फटे दूध का पानी लीजिएगा। उसके बाद नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में केवल ऋतु के अनुसार फ्रूट फ्रूट फ्रूट, फल 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 लेना है और कुछ नहीं। इसमें जिंक विटामिन भरपूर आपको मिलेंगे, जिनके अंदर बॉडी में हर किसी की डिफिशियंसी हो रही है। उसके बाद दोपहर में एक बड़ी भरी प्लेट सलाद की, सीजनेबल सलाद, मूली है, टमाटर है, गाजर है, ककड़ी है, खीरा है, इससे भरपूर भर के लीजिए। इसके साथ स्प्राउट अन्न, अंकुरित अन्न, मूंग, मोठ, चना, मूंगफली आदि ले सकते हैं। 12 घंटा पानी में भिगोइए और 12 घंटा उसका पानी निकाल दीजिए, अंकुरित हो जाएगा। उसमें ए से जेड तक विटामिन मिनरल सब भरपूर हो जाएंगे और सुपाच्य हो जाता है, जो सजीव भोजन है, और भूख भी अच्छी तरह से तृप्त कर देता है। उसके बाद हरे धनिया की चटनी ले सकते हैं। इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए आप ऊपर से सेंधा नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, मीठी नीम डाल सकते हैं। खट्टा मीठा बनाना चाहें थोड़ी शहद डाल दीजिए, थोड़ा नींबू डाल दीजिए, बढ़िया स्वादिष्ट कर लीजिए। मना नहीं है, स्वाद के लिए मना नहीं है, कर चले लीजिए। उसके बाद शाम को फिर भूख लगेगी तो कोई भी जूस लीजिए, नारियल पानी है या और किसी फल का जूस, अगर वो नहीं तो फल लीजिए, तो ये शाम को लीजिए। और रात को आप अपना मन पसंद के अनुसार पका हुआ भोजन जो भी लेना चाहे, अच्छी बात है। हरे कलर की सब्जियां लें जिनके ऊपर कलर हरा रहता है, छिलका, वो लीजिए। 2 रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए, चावल लीजिए, दलिया लीजिए। या कभी शादी मुरादी जाना है तो आप पूरा भरपूर जो टेस्ट लेना लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से रूटीन कर सकते हैं। इसमें आप चाहें कुछ लोग कि अगर हम रात को पका हुआ भोजन लेकर के दोपहर में लें और दोपहर वाला भोजन रात को लें, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो बुजुर्ग हैं नहीं खा सकते हैं तो उनको मैश करके दें या थोड़ा सा स्टीम करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को है थोड़ा 50% टुकड़ा 50% वो, इस तरह से आप रूटीन रही। इस नियम को अगर फॉलो किया ना तो आगे रोग नहीं बनेंगे। पहले हम मुख से रोग डालते हैं, फिर बाहर भटकते हैं कि हमें इलाज कराओ। बाहर कहाँ इलाज है? अरे ये शरीर रूपी जो अस्पताल है, जो हमारे नजदीक में नजदीक है, इसी के अंदर इलाज होता है, बाहर कहाँ इलाज होता है? और अंदर महान से महान अच्छा डॉक्टर भी बैठा है, वो करने वाला है। बस इसको आप सही डालिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जब इसमें गड़बड़ी होती है तो फिर अपन को दूसरे नियम फॉलो करने दें। अब सपोज एक टाइम भी आपने पकवा आहार लिया तो उसके डाइजेशन करने के लिए या पाचन के लिए आपको रोज कम से कम आधा घंटा वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, परिश्रम करना है या तालियां बजानी है, जैसे बॉडी में मूवमेंट मिले। जैसे ही बॉडी में मूवमेंट मिलेगा तो आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है 6 से 8 घंटे गहरी साउंड स्लीप बिना सपनों वाली लेना है। क्योंकि जितनी आपकी गहरी साउंड स्लीप होगी उतना आपका अंदर शरीर का स्वास्थ्य बन जाएगा और अंदर अच्छा डाइजेशन होगा और वेस्ट प्रोडक्ट आपका निष्कासन जगह पर। आप देखते होंगे जिनको रात को अच्छी नींद आ जाती है तो जो कुछ भी खाया होता है उसका बिल्कुल डाइजेस्ट होकर के उसका मल निष्कासन जगह पहुंचता है, सुबह उठते ही वो टॉयलेट में चले जाते हैं। आपने देखे होंगे शिशु बच्चे हैं जिनकी 22 घंटे नींद रहती है, वो हेल्दी रहते हैं। जिनकी नींद रहती है वो अस्वस्थ रहते हैं। तो नींद बहुत आवश्यक है।
इतनी आवश्यकता है जितना भोजन, उससे भी ज्यादा नींद आवश्यक है। 3 दिन भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर चल जाएगा, 3 दिन नींद नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ये 3 है बीमार न पड़ने वाला नियम। चौथा नियम है रोज अपने संग आधा घंटा बैठना, माना ध्यान। परंतु ध्यान में ध्यान रखना है, जैसे आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे दुनिया भर के विचार आएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे, शुभ भी आएंगे अशुभ भी आएंगे, और आपको ध्यान में बैठने नहीं देंगे। चले उठ, बच्चे को स्कूल भेजना है, रोटी बनाना है, इस पे जाना है, उठ, कहाँ बैठे हो तुम, ध्यान नहीं। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो आप जैसे ध्यान में बैठिए 3-4 बातें याद रखिए। सबसे पहले 5 मिनट भगवान को प्रार्थना कीजिए, जो कुछ उससे काम करवाना है स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, आप प्रार्थना कीजिए, जरूर निश्चित काम होगा, मन आपका उसमें लगे। उसके बाद जो भगवान ने हमें आज तक जितना दिया है वो आवश्यकता से अधिक दिया, उसके शुक्राना अदा करिए, थैंक्स अदा कीजिए। तीसरा, भगवान ने जो इस सृष्टि में जितने चीजें पैदा की है कोई साधारण व्यक्ति नहीं पैदा करे, तो उनके गुणगान करने चाहिए। सूरज भगवान पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, कितनी सृष्टि वनस्पति पैदा की है जो इंसान नहीं कर सकता, तो उनके गुणगान करने चाहिए 5 मिनट। ये 3-5 मिनट करते जाओगे तो मन आपका स्थिर, शांत और एकाग्र न लगेगा। बस फिर उस मन को या तो श्वास पे लगाइए या आगे चक्कर में लगाइए। जैसे इस पे लगाते जाएंगे मन अंतर्मुखी होता जाएगा। माना इससे केवल शारीरिक स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी और आध्यात्मिक लाभ भी होगा, और जिस के लिए हमें ये शरीर मिला है वो भी हमारा साध्य हो जाएगा। जब तक संसार के माया जाल से हम नहीं अलग होंगे तब तक भगवान से संपर्क नहीं होगा। हमारा जन्म भी इसीलिए हुआ है, स्वयं को पहचानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, और हम कहां लग गए हैं। तो सात्विक आहार लें और अपने अंदर अंग, ये 4 नियम आप रोज फॉलो करेंगे तो भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब सपोज बीमार तो हो ही गए, तो बाकी के 6 नियम फॉलो करिए। 6 नियम भी बहुत सरल है, जो शरीर को शुद्ध करते हैं, गंदगी को निकालते हैं, हर प्रकार के रोगों को ठीक करते हैं। वो मैंने आपको बताए हैं, पर मैं एक रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहला नियम है पेट पर ठंडक पहुंचाना। वो आप ठंडे पानी की पट्टी से करें, मिट्टी की पट्टी से करें, ठंडा टब स्नान से करें, कटी स्नान से लें, ठंडक पहुंचाइए। पेट को जैसे ठंडक पहुंचाएंगे तो आपकी जो बड़ी आंत है उसमें जो मल दबा हुआ है वो उखड़ेगा और वहां से साफ होना शुरू हो जाएगा। और ठंडक से अंगों की शक्ति बढ़ती है, एक्टिवेट होता है। तो 15 मिनट रोज ठंडे पानी की पट्टी घर पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, जब भी रोग तकलीफ हो आप ये एनिमा लीजिए। जैसे ही आपने बड़ी आंत से मल साफा किया, आपकी जो ऊपर बीमारी चढ़ गई वापस नीचे चली जाएगी। क्योंकि ये जो है बड़ी आंत, ये समझ लो हमारे घर में एक बाथरूम है, नहाते हैं और चौक हो जाए, पानी नहीं निकले तो रूमों में और किचन पे आ जाता है पानी, तो उसको वाइपर से साफ करिए। ये क्या समझदारी है। चौक को खोल दो तो पानी पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये हमारा चौक खोलने वाला है, ये हमारा हितैषी है, सिविल सर्जन है, फैमिली डॉक्टर है, और ये लेने से आपको बहुत सारे खर्चे भी बचा देता है, बीमारियों को बढ़ने से बचा देता है। तो ये आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, पानी है, ठीक है ना। दूसरा नियम ये। तीसरा नियम जो मैंने आपको बताया, सूती ऊनी लपेट। जहां भी आपको तकलीफ हो, पेट में, कमर में, घुटनों में, टांगों में, गले में, ले सकते हैं। 1 घंटा आप लीजिए। तीसरा नियम। चौथा नियम है नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि शरीर में जो रोग आता है ना, केवल 2 जगहों से आता है, एक ये मुख से और दूसरा ब्रेन से। ब्रेन से कोई यहाँ छेद रास्ता तो है नहीं, ब्रेन से माना जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, आंखें, कान, जुबान, स्पर्श, इन्हीं से आता है और अंदर प्रोसेस होता है। और जिस तरह से अंदर जाता है उस तरह से प्रोसेसिंग होती है, उस तरह से आपके विचार बनते हैं, उस तरह से कर्म बनते हैं, उस तरह से संस्कार बनते हैं, उस तरह से हम सुख और दुख भोगते हैं। तो इस नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए रीढ़ स्नान। नर्वस सिस्टम क्या है ये देख लीजिए आप। ये है आपका नर्वस सिस्टम।
हमारी पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है, ये आंख काम कर रही है, हाथ काम कर रहा है, लिख रहे हैं, टांग चल रही है, अंदर हार्ट काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, मल को निकालने का जो काम कर रहा है, केवल नर्वस सिस्टम करता है। हजारों लाखों करोड़ों उसमें असंख्य नर्वस हैं। जब ये शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तब वो अंग वहां का सुन्न हो जाता है। जैसे अगर हाथ का नर्व काम नहीं करेगा तो हाथ का पैरालिसिस, टांग काम नहीं करेगी तो टांग की पैरालिसिस। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको ये रीढ़ जो है, स्पाइन, इसको ठंडक पहुंचाना है। जैसे इसको आप ठंडक पहुंचाएंगे तो आपका ये पूरा नर्व सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, सारे रोग अपने आप ठीक होने जाएंगे। तो इसके लिए रीढ़ स्नान है। यहाँ रीढ़ पर ठंडे पानी की पट्टी, यहाँ 4 इंच चौड़ा तौलिया लीजिए और 2 फीट लंबा लीजिए, इस पर बिछा दीजिए, ठंडक मिल जाएगी। ये नर्वस सिस्टम, ब्रेन संबंधी जितने प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएंगे आपके। वो कैसे है वो भी मैं बताता हूं आपको। ये एक तौलिया है, इसको आप 4 इंच से कर लीजिए, 4 इंच में चौड़ा कर दीजिए, ये वाला। इसको आप ठंडे पानी से डुबाइए, आप पीठ पे रखिए, अगर नहीं रख सकते हैं जमीन पे चटाई बिछाइए, उस पर नीचे रखिए, उसके ऊपर लेट जाइए, बस। दी बेस्ट आपको 5 मिनट लेना है, ज्यादा नहीं। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो आपके बाथरूम में जो शावर लगा है, शावर का जाली निकाल दीजिए, तो जो पानी आएगा आप यहां से गिरने दीजिए और नीचे रीढ़ से रिश्ता हो जाएगा। और जैसे ही वो यहां मिलेगा, 2 काम होंगे। एक तो मुंह से भगवान का नाम निकलेगा ही, भले आप इसको प्लास्टर दे दो, जैसे ही यहाँ ठंडा पानी पड़ेगा भगवान, दूसरा यूरिन तुरंत निकल जाएगा। ये दोनों, इसका मतलब नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और दूसरा नर्वस सिस्टम का उपचार है मेहन स्नान। बहुत सरल है, इससे ज्यादा गुणकारी है और बहुत कम समय लेता है, मुश्किल है 5-7 सेकंड। वो क्या है? वो मेहन स्नान या सिर्फ बात, सरल भाषा में बोलते हैं इंद्रिय स्नान। अपन जब भी टॉयलेट में जाएं, गुदा साफ करने के बाद जो टंकी का ठंडा पानी है, वो ही ठंडा पानी मग भर करके अपनी इंद्री के अग्रभाग पर धार बना करके गिराइए। जैसे ही धार भर कर गिराएंगे, तुरंत आपका यूरिन निकल जाएगा। तो यूरिन संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट है या कैसा, वो सब इससे ठीक हो। अंदर महिलाओं के लिए जो प्रॉब्लम है यूट्रस के या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के या यूरिनरी सिस्टम के, वो इससे ठीक होते हैं। कोई खर्चा नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप कर लीजिए, ये आपको ठीक हो। बाकी लास्ट बचा है गर्म पे नहान, जो मैंने आपको बताया। गर्म पे नहान नहीं है तो आप धूप सेवन लीजिए। और लास्ट का जो छठा है वो है सूखी मालिश। आप जब भी नहाने जाएं, स्नान करने जाएं, तो आप 5 मिनट पूरे शरीर की सूखी मालिश कीजिए, घर्षण कीजिए। इवन जो सेंसिटिव अंग उनकी भी, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, सिर है, इनकी आप मालिश करिए केवल 5 मिनट। इससे क्या आपका ब्लड का जो कंजेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और डायबिटीज वालों को तो और ज्यादा लाभ है, क्योंकि उनकी शुगर अगर ब्लड में पड़ी रहती है, डाइजेशन नहीं होती है, तो वो भी न्यूट्रलाइज होने लगती है। तो ये 6 नियम जो है, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो उसको फॉलो करिए, और नहीं तो वो जो 4 नियम है उसको फॉलो करिए, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये 10 नियम है, आप फॉलो करिए। और अगर आपको ये 10 नियम भी भूल जाओ तो कम से कम 3 नियम याद रखिए। कोई सा भी रोग आए, कोई सा भी रोग है अंदर शरीर में, केवल 3 नियम याद रखिए। एक है, जब भी तकलीफ हो, बुखार हो, उल्टी हो, दस्त हो, पेन हो, कुछ भी हो, 3 नियम कौन से? यहां से खाना कर दीजिए बंद, नीचे से एनिमा लेकर के कर दीजिए सफाई, और तीसरा रेस्ट। बस केवल 72 घंटा लगता है शरीर अंदर जो डॉक्टर बैठा है और बाहर के डॉक्टर मिल करके मैक्सिमम 72 घंटे में आपको बहुत फायदा देते हैं, और एक पहले ही दिन में आपको फायदा मिलेगा। बस ये 3 नियम फॉलो कर दिए, ये आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये प्रकृति के मैंने आपको बताया किस तरह से हम दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाएं। और ये जो हमारे स्वामी जी संत हृदयराम जी हैं, और उनके जो परम शिष्य हैं सिद्ध भाव जी हैं, और हमारे संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, और हमारे आरोग्य केंद्र संत हृदयराम योगा एंड नेचर क्योर के जो महासचिव हैं हीरो भाव जी, इन्होंने ये सब अरेंज करवाते रहते हैं बार बार आपको स्वस्थ रहने के लिए और दवाइयों से बचाने के लिए। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। और आपको जो मैंने समझाया है, इसके बाद में अगर कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे मोबाइल से
शाम को 5 और 7 के बीच में पूछ सकते हैं। और जो हमारा नेचर केयर सेंटर है उसमें भी अगर आना चाहें तो वेलकम है। वहां कोई सा भी रोग हो, नेचुरल तरीके से आपका 5 6 7 8 10 दिन में बहुत बढ़िया लाभ हो जाएगा, कोई खर्चा नहीं ज्यादा, और जड़ से ठीक हो जाएंगे। तो वहां भी आ सकते हैं, फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप दवाइयों और दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचिए और नेचुरल 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 जीवन जिए बस, और शरीर का स्वास्थ्य बना के रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे रुकना, मैं आभार व्यक्त डॉक्टर अर्जुन, वरिष्ठ चिकित्सक, श्री संत प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान एवं योग संस्थान, उनका। साथियों, हम सभी ने देखा कि भाऊजी ने किस तरह से हमको सरल तरीके से घरेलू वस्तुओं से उपचार करना सिखाया। अब बस आवश्यकता है तो इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने की, इन सिद्धांतों का पालन करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने की। तो मैं आह्वान करती हूँ आप सबका कि आइए हम सब संत हृदयराम जी के सपनों के अनुरूप इस समाज को स्वस्थ, बीमारी रहित बनाने में अपना योगदान दें। मैं अनुरोध करूंगी मीनू मैडम से कि अगर हमारे पास कोई प्रश्न है तो वो भाऊजी के सामने उपस्थित करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपने प्रश्न चैट बॉक्स में डाल दिए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इस सेशन का नाम डालकर अपने क्वेरीज, अपने प्रश्न, और अगर आप भविष्य में इस तरह के सेशन और चाहते हैं तो इस तरह के सभी फीडबैक्स वहां पे डाल सकते हैं। हम आपके अनुसार, आपके इच्छा अनुसार कितने घंटे का आप सेशन चाहते हैं, फिर से हम इस तरह का सेशन उपलब्ध करा सकते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग SHGC के YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगी। हम शीघ्र ही उसको आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे ज्वाइन नहीं कर पाए, उन सब के लिए हम इस YouTube की लिंक, जैसे हमने आपको मैसेज फॉरवर्ड किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। जी, मैं फिर से अनुरोध करूंगी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, डॉक्टर टेवानी अभी भी उपस्थित है, आप उनको अपना प्रश्न बता सकते हैं। आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दें। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए मैडम। मैं अंजलि कोटनस बोल रही हूँ। मैं चाहूंगी सर आप बताएं कि एनिमा कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, एनिमा, जिससे कि हम उसका सही से उपयोग कर सकें। देखो एनिमा तब लेना है जब कोई रास्ते नहीं मिले। पहले तो नेचुरल तरीके अपनाने हैं भाई, जैसे आंवले का रस है, बेलफल का रस है, ग्रीन जूस है। नेचुरल तरीके से अगर आपका साफ हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है और बॉडी में तकलीफ है तो एनिमा लेना, कोई नुकसान भी नहीं है। और जैसे आप एनिमा लेंगे तो जो आपकी तकलीफ है तुरंत उसमें आपको राहत मिलेगा। तो सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, बढ़िया है। और कोशिश करो जितना खाली पेट होगा उतना लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। और पानी बस ये ध्यान रखना बॉडी टेम्परेचर हो, इससे ज्यादा गर्म ना हो और नॉर्मल हो, चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। डॉक्टर साहब जी, हाँ बोलिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, हाँ, कि अगर पूछिए। बच्चे को बार बार भूख लग रही हो तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? भूख लग रही है तो उनको दीजिए, परंतु क्या देंगे? फल फ्रूट सलाद।
क्योंकि फल फ्रूट सलाद उतना ही खाएगा जितना उसको वास्तविक नेचुरल भूख होगी। और जो पका हुआ आहार है, वो जो आइटम्स है, वो मन की भूख है, वो बार बार मांगता रहेगा। एक मैं इसका उदाहरण देता हूँ, 1 सेकंड का, 2 मिनट, 1 मिनट का है। वास्तविक भूख और आर्टिफिशियल भूख में डिफरेंस कैसे निकालें। एक बार क्या हुआ, एक मम्मी और उसका बेटा रात को सो गए, सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। जब उठे तो देखा कि 6:45 बज गए और 7 बजे उनकी बस आने वाली है बेटे की। उसने जल्दी उठाया, उसको तैयार करके और बेटे को कहा कि तुम का मैं अभी टिफिन नहीं बना के पाऊंगी, यूनिफॉर्म बना के और भिजवा देता हूँ आज स्कूल, तुम जैसे ही आओगे मैं आपको भोजन तैयार करके। वो बेचारा बेटा आज्ञाकारी था, चला गया और वहां पर स्कूल में भी दोस्तों के साथ नहीं खाया। और 2 बजे जैसे ही आया, उसको इतनी कड़ाके की भूख लगी थी, इतनी कड़ाके की भूख लगी थी, और वो बस्ता एक जगह रखा, जुराब दूसरी जगह, और सीधा किचन में चला गया और बोला, मम्मी मम्मी मेरे को बहुत भूख लगी है। मम्मी ने कहा, भाई तुम आ गए हो, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। बोले, अरे नहीं, अंदर वाकई बहुत भूख है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। तो बोले, भला अच्छा कुछ दूं? बोले, हाँ कुछ भी हो दे दो। उसने उनको एक सेब फल दिया, बहुत झट 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 फटाफट खाया। फिर दूसरा दिया, बोले और दूं? बोले हाँ दो। उन्होंने खाया। और तीसरा बोले और दूं? बोले नहीं, बोले मेरी भूख हो गई। और मम्मी ने आधे घंटे के बाद भोजन बना करके उनके सामने रखा, पूरा खा गया। दैट इज ओवर ईटिंग, मन का भोजन, चस्के वाला। और अगर घर में किसी का मिस्टर आ जाए और अगर वो पूछता है अपनी धर्मपत्नी से क्या बनाया है, तो माना उसको वास्तविक भूख नहीं है। और अगर वो बोलता है कि भोजन ले आओ, माना उसको वास्तविक भूख है। ये पहचान है। और अगर बार बार मांगता है तो दो, फल दो, फ्रूट दो, सलाद दो, अंकुरित अन्न दो, ये नुकसान नहीं करेगी, ये फिर भी फायदा करेगी। ठीक है जी जी, थैंक यू सर। चलिए, हाँ नेक्स्ट। सर नॉर्मली कहा जाता है कि डिनर एकदम लाइट होना चाहिए, लेकिन आज के सेमिनार में जो मुझे समझ में आया कि पका हुआ खाना सिर्फ आप रात्रि में खाएं तो क्या वो थोड़ा भारी नहीं हो जाएगा, बजाय कि जैसे कहा जाता है कि नाश्ता एकदम स्ट्रांग होना, मतलब हैवी होना चाहिए। सही है, आपका जो तर्क है या जो सजेशन है वो सही है। ये पद्धतियों से जुड़ा है कि जैसे जैसे अग्नि तत्व तेज होता जाए, सूरज का रोशनी, वैसे वैसे हैवी भोजन लेता जाइए। जैसे जैसे सूरज ढलता जाइए, लाइट भोजन लेना चाहिए। ये स्वीकार है। परंतु क्या है, व्यक्ति जब घर के या पूरे रूटीन के काम काजों से जब बिजी रहता है, जब फ्री होता है ना, तब वो घर में आता है, कहता है यार मेरे को अच्छी तरह से खाने को कुछ मिले। एक तो ये, और दूसरा जब पका हुआ भोजन खाता है ना, तो वो उसको नींद अच्छा लगती है, उसमें एक नशा रहता है, इसलिए कहते हैं। और फिर भी हमने ऑप्शन रखा है, अगर जिसको चाहे तो रात का भोजन दोपहर में कर सकता है, और दोपहर का जो लाइट भोजन फल फ्रूट वाला है वो रात को कर सकता है। ये डिपेंड है हर किसी अलग अलग, क्योंकि किसी का जॉब कैसा है, किसी की नौकरी कैसी है, किसी का बिजनेस है, वो हमने इस सब को छोड़ दिया है। बस टोटल कहने का तात्पर्य है कि अगर हमेशा स्वस्थ रहना है, 24 आवर्स में 20% एसिडिक भोजन, 80% अल्कलाइन भोजन, और वो भी भूख लगे। मैं तो कहता हूँ रात को भूख नहीं लग रही तो क्यों भोजन दे। और दूसरा, रोग अवस्था में तो हेवी भोजन और पका हुआ भोजन तो कम या ना के बराबर लें। नेचुरल भोजन लें जो सुपाच्य है, वो जल्दी भी ठीक करेगा, उसमें विटामिन मिनरल्स हैं जो औषधि ठीक कर सकते हैं। रोग अवस्था में तो जितना पकवा आहार कम 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 ना के बराबर लेंगे अच्छा है। आप स्वस्थ हो जाएं फिर पकवा आहार ले सकते हैं। और ऐसा भी कोई बंधन नहीं है, कभी ऐसे इमरजेंसी पड़ गई कि 2 टाइम खाना हो, खा सकते हैं। कहीं मन को ऐसा टेंशन और तनाव में नहीं डालना है। आज आपके घर में दोपहर में मेहमान आ गए तो क्या उसके साथ नहीं बैठेंगे? बैठना ही पड़ेगा। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर हमें लॉन्ग लाइफ अगर स्वच्छ और स्वस्थ रहना है तो ये रूटीन ये बनाना है। क्योंकि इतना थोड़ा बहुत नीचे ऊपर तो बॉडी आपकी झेल लेती है, सहन कर लेती है, और करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए कोई नहीं है। आप दोपहर में भोजन पका हुआ लें, अच्छी बात है, रात को लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके मन की स्थिति के ऊपर और शरीर के ऊपर। ठीक, और
बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, मेरी फ्रेंड है, उनकी 2 बेटियां हैं, तो उनको जब भी फीवर आता है तो बोलती है कि बस उनको टाइफाइड ही हुआ है। हाँ मतलब समझिए कि अब उनको हर महीने फीवर आता है तो वो बोलती है बस टाइफाइड है। बिल्कुल। देखिए तो मुझे क्या मतलब जो आपने अभी जो बताया तो उसकी वीडियो या रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती क्या कि मैं उनको सुनाऊं या दिखाऊं? वो यूट्यूब पे अभी मैडम ने आपको बताया ना कि हम यूट्यूब पे डालेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। हम ये सारे कार्यक्रम की यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डालेंगे SHGC पे, और साथ ही भावजी का चैनल है YouTube का, बी योर ओन डॉक्टर। आप वहाँ जाकर अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। मैं भावजी संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान में सुबह के समय 12 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप चाहें तो वहां पर परामर्श के लिए आ सकते हैं। 5 से 7 वो टेलीफोन पर भी अपना परामर्श देते हैं, आप उसके लिए भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज के सत्र के समापन की घोषणा करूंगी। हम सभी यहाँ पर, हम सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब की तरफ से मैं भाऊजी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, डॉक्टर अर्जुन टेवानी जी का, जो कि हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं संत हिरदाराम नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। परमशते सिद्ध भाऊजी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमें दी। हमारे डायरेक्टर श्री हीरो ज्ञानचंदानी जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में सतत कार्यरत थे, जिन्होंने पूरी व्यवस्थाएं करी। डॉक्टर डालिमा पारवानी, जो कि हमारी प्रिंसिपल है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी टेक्निकल टीम, जिसमें है मिस मंजू देवनानी, मिस मधु सिंह, मिस मीनू तहेलियानी और मिस्टर अमित वर्मा, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये कार्यक्रम असंभव था। उन्होंने अपना जो अमूल्य सहयोग हमें इस कार्यक्रम को संपन्न करने में दिया, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही वो विशिष्ट अतिथि जिनको हमने अपने मैसेज भेजकर यह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वे सब आए। हम भविष्य में उनकी जो भी जानकारियां हैं, उनसे रिलेटेड एक और सेशन आयोजित करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में भी बहुत सारे लोग भाग नहीं ले पाए। तो अपनी सभी क्वेरीज प्लीज shgc.in पे अपनी क्वेरी सेक्शन में डाल दीजिए। वहां पर एक आता है जिसमें आप अपनी क्या जानकारी चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आप सर का नाम लिखकर और इस सेशन का नाम लिखकर अगर आप वहां पर डाल देंगे, तो हम आपकी इन सारी क्वेरीज को समाहित करता हुआ एक सेशन और करेंगे। तो मैं सभी को ये इस बात की जानकारी देना चाहती हूँ। और मैंने जैसा कि बताया कि SHGC के यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ भाऊजी के बी योर ओन डॉक्टर के यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर अर्जुन टेवानी जी के खुद के यूट्यूब चैनल पर आप इन सारे प्रश्नों से रिलेटेड उत्तर देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो बैरागढ़ में स्थित, बैरागढ़ को आज के समय में संत हिरदाराम नगर कहा जाता है, वहां पर ये जो श्री संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा और योग संस्थान है, वहां पर आकर आप डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। हमारे सभी सहयोगी संस्थानों के शिक्षक, मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर अपने बच्चों को भी स्वस्थ बनाने में योगदान देंगे और स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा रखकर समाज के हित में कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ और डॉक्टर अर्जुन टेवानी जी का बहुत 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 आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भावजी, हम आपकी मदद आगे भी लेते रहेंगे। आप संस्थान के लिए तो कार्य करते ही हैं, पर इस तरह के वर्चुअल सेशन के लिए हम आपको एक बार फिर आमंत्रित करेंगे अपने इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ, जो कि आज के सेशन में पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू भावजी। थैंक यू सर।